अभी कुछ ही देर पहले ट्रेन लंदन के पेडिंगटन स्टेशन से ऑक्सफोर्ड रेलवे स्टेशन पर आई थी। सोफिया ने अपना बैग पीठ पर डाला और सूटकेस के साथ कोच से नीचे आए। कुछ देर प्लेटफॉर्म पर इधर उधर देखा, फिर दिए गए 9 दिशानिर्देश के अनुसार टैक्सी स्टैंड की ओर चल पड़ी। उस दिन ऑक्सफोर्ड में मूसलाधार बारिश हो रही थी। टैक्सी स्टैंड पर पहले से ही काफी लोग टैक्सी की कतार में खड़े थे। ऑक्सफोर्ड एक छोटा शहर है जो अपनी यूनिवर्सिटी के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। वहाँ स्टूडेंट्स पैदल या साइकिल से चलते हैं। सोफिया के आगे एक हमउम्र लड़का भी सामान के साथ खड़ा था। उसे लगा कि यह लड़का भी जरूर यूनिवर्सिटी जा रहा होगा। करीब 20-30 मिनट पर एक टैक्सी आई। उसने लड़के से पूछा, अगर मैं गलत नहीं तो तुम भी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जा रहे हो? हम लोग बहुत देर से खड़े हैं टैक्सी के लिए, अगर तुम्हें इतराज न हो तो हम दोनों टैक्सी शेयर कर लें। मुझे कोई इतराज नहीं, बशर्ते टैक्सी वाला भी मान जाए, लड़के ने कहा और कुछ पल उसे घूरने लगा। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हो? तुम्हें प्रॉब्लम है तो रहने दो, मैं टैक्सी का इंतजार कर लूंगी। सॉरी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। उम्मीद है तुम फेयर शेयर करोगी तो मुझे फायदा ही है। फेयर नहीं शेयर करोगी तब भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बोलकर लड़का मुस्कुरा पड़ा। फिर दोनों टैक्सी में सवार हुए। लड़के ने कहा, मैं सेंडा हूँ। मैं सेंडर सिट्रोइन नीदरलैंड से हूँ, पर इंग्लिश मेरा विषय रहा है और मैं वहाँ के इंग्लिश स्पीकिंग क्षेत्र से हूँ। बाद में हम लोग स्कॉटलैंड चले आए, पर अब मेरे पेरेंट्स नहीं हैं। सॉरी टू हियर अबाउट योर पेरेंट्स। मैं सोफिया डी वैन। शायद मेरी मम्मी भी डच ही थी, पर मुझे किसी और ने गोद लिया था। हम लोग आयरलैंड में सेटल्ड हैं, पर मेरी मम्मी भी अब नहीं रही हैं। रास्ते में सोफिया और सेंडर दोनों बातें करते रहे। इसी दौरान उन्हें पता चला कि दोनों को एक ही पते पर जाना था। दोनों ने एक ही अपार्टमेंट में एक रूम का स्टूडियो पहले से ही बुक करा रखा था, और वह भी एक ही फ्लोर पर। हालांकि सोफिया का ईस्टर्न विंग में था तो सेंडर का वेस्टर्न विंग में। थोड़ी ही देर में दोनों अपार्टमेंट पहुंच गए। वहां लिफ्ट की सुविधा नहीं थी। उन्हें पहली मंजिल पर जाना था, इसलिए ज्यादा दिक्कत नहीं हुई। सीढ़ियां चढ़ने के बाद सोफिया पूरब की तरफ मुड़ गई और सेंडर पश्चिम की। 1 रूम स्टूडियो बड़े सलीके से बनाया गया था। अंदर प्रवेश करने पर एक तरफ छोटा बाथरूम और उसके आगे 12 गुना 12 फुट का एक कमरा था। इसी कमरे में 12 फुट लंबा एक वार्डरोब था, जिसे खोलने पर उसी के अंदर किचन, सिंक और एक स्टोरेज रैक था। किचन के नाम पर एक तरफ के बारे इलेक्ट्रिक स्टोव था और दूसरी तरफ नीचे एक छोटा सा फ्रिज। रूम से सटी 4 फुट की बालकनी थी, जहां कपड़े सुखाने के लिए एक स्टैंड था। रूम में एक फिनिश्ड सिंगल बेड, एक छोटी टेबल और एक चेयर थी। ये छोटा सा स्टूडियो किसी स्टूडेंट के लिए परिपूर्ण था। 2 दिन बाद यूनिवर्सिटी की ओर से नए विद्यार्थियों के लिए एक गाइडेड टूर का प्रबंध था। इससे नए विद्यार्थी को यूनिवर्सिटी की भिन्न विभागों की जानकारी मिलती है। सोफिया और सेंडर दोनों का टूर एक ही दिन था। इसके बाद वीकेंड था और फिर सेमेस्टर की शुरुआत। सेंडर भूगोल में मास्टर करने आया था और सोफिया इंग्लिश में। सेंडर ने बीए स्कॉटलैंड में ही पूरी कर ली थी और यहाँ एमफिल करने आया था, जबकि सोफिया को 3 साल की इंग्लिश में बीए और फिर 1 साल का मास्टर कोर्स करना था। दोनों को 4 वर्ष वहाँ पढ़ना था। सोफिया और सेंडर दोनों साइकिल से कॉलेज आते जाते। अपार्टमेंट के ग्राउंड फ्लोर पर मालिक ने एक कवर्ड साइकिल स्टैंड बना रखा था। विद्यार्थी अक्सर साइकिल से या पैदल चलकर कॉलेज जाते। यूनिवर्सिटी में दोनों को एक साथ देखकर अक्सर उनके दोस्त कहते कि दोनों के चेहरे कुछ हद तक मिलते हैं। अब सोफिया को भी लगा कि उसके और सेंडर के चेहरे में कुछ समानता है। शायद इसी कारण पहली ही मुलाकात में वह उसे घूरने लगा था। ऑक्सफोर्ड आए अभी 2 साल ही हुए थे कि सोफिया के पापा का निधन हो गया। वे पत्नी के निधन के बाद ज्यादा शराब पीने लगे थे। फर्निश्ड घर को जब तक सोफिया साथ थी उन्हें ज्यादा पीने से रोकती। बेटी के जाने के बाद वे बिल्कुल अकेले पड़ गए और अब उन्हें रोकने वाला कोई न था। नतीजतन उन्हें लिवर सिरोसिस हुआ और वे चल बसे। दुख की इस घड़ी में सेंडर सोफिया के साथ खड़ा रहा और उसका साहस बढ़ाते रहा। दोनों एक दूसरे के और नजदीक हो गए और उनमें प्यार का बीज फूट पड़ा। दोनों एक दूसरे को चाहने लगे, एक दूसरे की भावनाओं की इज्जत करते। उन्होंने मिलकर फैसला किया कि फिलहाल हम शादी नहीं करेंगे। अपनी अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद और अपने पैरों पर खड़े होने के बाद ही शादी होगी। करीब 2 वर्ष बाद वह समय भी आ गया जब उनकी पढ़ाई पूरी हुई। शादी की 2 शर्तों में से दोनों अपने यहाँ एक पूरी हुई। अब उन्हें नौकरी की तलाश थी। सेंडर के कहने पर सोफिया भी उसके साथ स्कॉटलैंड आए। कुछ ही दिनों के बाद सेंडर को एडिनबरा के एक कॉलेज में ट्यूटर की नौकरी मिल गई। तब सेंडर ने सोफिया से कहा, तुम शादी के बारे में क्या सोच रही हो? क्या हम अब शादी कर सकते हैं?
नहीं, कुछ दिन और इंतजार कर लेते हैं। इस बीच मुझे जॉब मिल जाती है तब ठीक है, नहीं तो मैं आयरलैंड चली जाऊंगी। वहाँ मेरे बहुत कॉन्टैक्ट्स हैं। तुम अगर आयरलैंड चली गई तब हमारी शादी का क्या होगा? मेरी शादी होगी तो तुम ही से होगी, डोंट वरी। देखो, आयरिश लोगों को हमारे यहाँ सेटल करने के लिए किसी वीजा की जरूरत नहीं है और न ही कोई समय सीमा है, इसलिए तुम यहीं रुक जाओ। नौकरी आज नहीं तो कल मिलेगी ही। आयरलैंड जाने का इरादा छोड़ दो, एक बार जाना तो पड़ेगा। वहां जाकर घर को लंबी अवधि के लिए लीज पर दे दूंगी और जरूरत पड़ी तो बाद में उसे बेच दूंगी। तुम फिलहाल कुछ दिनों के लिए आयरलैंड जाकर घर को लीज रेंट कर दो। ठीक है, मैं 1-2 दिन में जाने की कोशिश करती हूँ। सिर्फ तुम नहीं, हम दोनों जाएंगे। मैं भी बहुत दिनों से आयरलैंड जाने की सोच रहा था। ज्यादा तैयारी भी नहीं करनी है। यहाँ से करीब 1 घंटे की फ्लाइट है। हम लोग 2 दिन बाद वीकेंड में चलते हैं। उद्धरण चिन्ह। सोफिया और सैंडर दोनों आयरलैंड के डबलिन शहर आए। सोफिया का घर काफी बड़ा था। सोफिया ने अपना कुछ सामान गैराज और उससे सटे एक कमरे में शिफ्ट कर दिया। बाकी फर्निश्ड घर को उसने लीज पर दे दिया और कार को भी किराएदार को बेच दिया। दोनों करीब 1 सप्ताह डबलिन में रहे। इसी दौरान सोफिया को भी नौकरी मिल गई। उसे ईमेल से जॉब ऑफर मिला। उन दोनों की समस्या का समाधान हो गया। दोनों खुशी खुशी एडिनबरा लौट आए। सोफिया को स्कॉटलैंड के दूसरे शहर ग्लासगो के एक कॉलेज में नौकरी मिली। एडिनबरा से ग्लासगो जाने में ट्रेन या कार दोनों से करीब 1 घंटे का समय लगता था। फिलहाल मजबूरी थी, इसलिए सोफिया ने वहां ज्वाइन कर लिया। उसने एक सेकेंड हैंड कार खरीदी और उसी से आना जाना होता। अब दोनों ने जल्द ही शादी करने का फैसला लिया। 1 महीने बाद दोनों की शादी हुई। दोनों अपने हनीमून के लिए इटली में वेनिस गए। दोनों पहली बार वेनिस आए थे और 1 सप्ताह वहां रुके। इसके बाद रोम और वेटिकन घूमने गए और फिर रोम से वापस स्कॉटलैंड लौट आए। करीब 2 महीने बाद सोफिया ने पति से कहा, लगता है घर में नया मेहमान आने वाला है। ये तो बहुत अच्छी बात है, बहुत दिन हुए कोई गेस्ट नहीं आया हमारे घर, और भला आएगा कौन? हम दोनों का कोई निकट संबंधी भी तो नहीं है। अच्छा बताओ, कौन आ रहा है? तुम्हारा कोई फ्रेंड? नहीं, हमारा बहुत नजदीकी संबंधी आने वाला है। ऐसा कौन निकट संबंधी पैदा हो गया है? पैदा नहीं हुआ है, पर 9 महीने बाद पैदा हो जाएगा। तुम डैड बनने वाले हो। ओह, व्हाट ए प्लीजेंट सरप्राइज, बोलकर सैंडर ने सोफिया को चूमते हुए गोद में उठा लिया। पर तुम्हें इतनी जल्दी क्या पड़ी थी? हमने सोचा था कि 1-2 साल कुछ मौजमस्ती करने के बाद बच्चे की जिम्मेदारी लेते। खैर, जो हुआ अच्छा ही हुआ। उद्धरण चिन्ह। जल्दी तुम्हें पड़ी थी। मैंने हनीमून में तुम्हें चेताया था प्रिकॉशन लेने को, पर तुम माने ही नहीं। मैंने यूं ही कहा था। बहुत खुशी की बात है, बल्कि मैं तो कहूँगा दूसरा बच्चा भी जल्द ही प्लान कर लेंगे ताकि हमारे बच्चे हमारे रिटायरमेंट के पहले वेल सेटल्ड हो जाएं। करीब 3 महीने बाद सैंडर ने सोफिया से कहा, मेरे कॉलेज में इंग्लिश ट्यूटर की वैकेंसी बहुत जल्द निकालने जा रही है। एक ट्यूटर ने रिजाइन कर दिया है। वो लंदन जा रहा है। तुम अपना एक रिज्यूम बनाकर मुझे दे दो। जैसे ही नोटिफिकेशन होगा मैं तुम्हारी एप्लीकेशन दे दूंगा। करीब 1 महीने के अंदर ही सोफिया को एडिनबरा कॉलेज से ऑफर मिला। उसने ग्लासगो कॉलेज से इस्तीफा देकर एडिनबरा कॉलेज ज्वाइन करने में कोई देरी नहीं की। अब पति पत्नी दोनों की नौकरी एक ही शहर और एक ही कॉलेज में थी। दोनों बहुत खुश थे। सोफिया की डिलीवरी भी निकट थी। उसने मैटरनिटी लीव ले ली थी। समय पर उन दोनों को एक बेटा हुआ। उसका नाम ओलिवर रखा गया। प्रसव के बाद सोफिया करीब 9 महीने तक छुट्टी पर रही। स्कॉटलैंड में मैटरनिटी लीव 1 साल तक होती है। इसके अतिरिक्त पिता को भी शिशु के जन्म के बाद 2 सप्ताह की छुट्टी मिलती है। सोफिया और सैंडर दोनों ने मिलकर करीब 1 साल तक ओलिवर की देखभाल स्वयं की। इसके बाद वे ओलिवर को डे केयर में छोड़कर जाते। 2 साल बाद ओलिवर ELC यानी अर्ली लर्निंग चाइल्ड केयर जाने लगा। इसी बीच सोफिया एक बार फिर गर्भवती हुई। इस बार उन्हें बेटी हुई ईवा। बेटी होने से दोनों बहुत खुश थे। सैंडर बोला, हमें बेटा और बेटी दोनों मिल गए, अब हम अपनी फैमिली प्लान कर सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। अब ईवा और ओलिवर दोनों ही अर्ली लर्निंग चाइल्ड केयर जाने लगे थे। समय के साथ उनके बच्चे बड़े होने लगे। सैंडर एक अच्छा सफर था। उसने बहुत दिनों से सर्किंग नहीं की थी। उसने सोफिया से कहा, अब हमारे बच्चे कुछ बड़े हो चले हैं। बहुत दिन हुए सर्किंग किए। अगला वीकेंड लॉन्ग वीकेंड है, सोमवार भी ऑफ है। क्यों न हम पीजवे चलें? ज्यादा दूर भी नहीं, 45 मिनट में पहुंच जाएंगे। थोड़ी बहुत सर्किंग तो मैं भी कर लेती हूं, पर बहुत दिनों से आदत छूट गई है। वीकेंड में सभी पीजवे के लिए निकल पड़े।
सेंडर ने सर्किंग बोर्ड को एक बैग में रखा और बीमून में तुम्हें उसे अपनी गाड़ी की छत पर सॉफ्ट ट्रक पर बांध लिया। पौने घंटे में ही वे बीच पर थे। सेंडर सिर्फ एक हाथ में बोर्ड लिए था और दूसरे हाथ में फोल्डिंग बीच चेयर। सोफिया ने भी एक हाथ में फोल्डिंग चेयर और दूसरे हाथ से बेटी को पकड़ रखा था। अन्य खाने पीने का सामान सेंडर, सोफिया और ओलिवर के बैग में था। सेंडर अपने दोनों बच्चों को लेकर समुद्र के पानी में गया। कुछ देर उनके साथ बॉल खेलने के बाद उन्हें सोफिया के पास छोड़कर सर्किंग बोर्ड लेकर वापस समुद्र में गया। वो करीब 40 मिनट तक लहरों पर सर्फ करता रहा। उसके आने के बाद सोफिया सर्फिंग बोर्ड लेकर जाने लगी। तब सेंडर ने पूछा, आर यू श्योर? सर्फ कर सकोगी? तुमने मुझे क्या समझ रखा है? मैंने कुछ वर्षों से सर्फिंग नहीं की है तो बिल्कुल भूल गई हूँ। एक बार तैरना या सर्फिंग सीख लेने के बाद कोई इसे भूलता नहीं है। इतना बोलकर सोफिया पानी में चली गई। सोफिया करीब 20-25 मिनट बाद लौट आई। बीच पर चेंज रूम में जाकर सभी ने फ्रेश वाटर से स्नान कर ड्रेस चेंज की। फिर वापस कार में बैठकर सबने खाना खाया और वापस एडिनबरा के लिए चल पड़े। 1 घंटे बाद सभी लोग अपने घर में थे। समय का कालचक्र अपनी गति से गतिमान था। सेंडर और सोफिया के दोनों बच्चे भी बड़े हो चले थे। दोनों बच्चे स्कूल में थे। दोनों माता पिता से अक्सर पूछते, न्यू ईयर और क्रिसमस पर सभी बच्चों के घर बहुत गेस्ट आते हैं जिनमें उनके ग्रैंड पेरेंट्स भी होते हैं या सभी परिवार के लोग खुद ग्रैंड पेरेंट्स के पास जाते हैं। पूरा सप्ताह साथ रहते हैं। हमारे यहाँ कोई नहीं आता है, न हम लोग ही ग्रैंड पेरेंट्स के पास जाते हैं। सॉरी बेटे, तुम्हारे ग्रैंड पेरेंट्स इस दुनिया में नहीं रहे। अगर होते तो हम जरूर मिलने जाते या वे लोग ही आते हमारे यहाँ। तुम्हारे नाना का निधन हमारी शादी के कुछ समय पहले हो गया था। तुम्हारे दादा दादी तुम्हारे पापा के बचपन में ही चल बसे थे, सोफिया ने कहा। ओलिवर बोला, फिर भी दादा दादी और नाना नानी कौन थे? उनका अपना घर तो होगा। आप दोनों के सिवा और कोई उनकी संतान होगी। वे उनके घर में रहते होंगे। ईवा भी भाई के समर्थन में बोली, यस मम्मा, हम लोग उनके बारे में जानना चाहेंगे और अपने पुश्तैनी घर या गांव के बारे में जानना चाहेंगे। ठीक है, तुम लोग कुछ और बड़े हो जाओ तब दादाजी का घर देखने चलेंगे। मम्मी बड़े हो जाएंगे तो हम लोग खुद पता कर लेंगे। दोनों बच्चे अक्सर पापा मम्मी से अपने पूर्वजों के बारे में पूछा करते। एक दिन सोफिया ने सेंडर से कहा, हम लोगों को बच्चों की इच्छा पूरी करनी चाहिए। मैं तो गोद ली गई थी। मेरे पेरेंट्स अपना देश छोड़कर आयरलैंड में आ बसे। अब तो वे रहे नहीं और उनका घर भी मैंने बेच दिया है। तुम्हें कुछ पता है अपने नेटिव प्लेस के बारे में? मुझे नीदरलैंड जाना होगा। मेरे पेरेंट्स भी नहीं रहे। मुझे जहाँ तक याद है मेरे अंकल आंटी हम लोगों के साथ रहते थे। डैड और मॉम की डेथ के बाद मैं अपनी विधवा मौसी के पास स्कॉटलैंड आ गया और मेरा संपर्क वहाँ से टूट गया। अब तो मौसी भी नहीं रही। मुझे भी कोई दिलचस्पी नहीं रही थी इन सब बातों में, सो मैं भी सब भूलकर यहीं रम गया। तुमने सुना ना बच्चे क्या कह रहे थे? वे बोल रहे हैं हम खुद ही पता लगा लेंगे। ओलिवर तो 15 साल का हो गया है। कुछ साल में दोनों बच्चे एडल्ट हो जाएंगे। फिर तो हम न भी पता करें तो वे अपना रूट्स जानने के लिए आज़ाद हैं। उन्हें हम रोक नहीं सकते हैं। ठीक है, अगले महीने ईवा भी बोर्डिंग स्कूल जा रही है। उसके बाद हम लोग नीदरलैंड चलते हैं। घूमना भी हो जाएगा और अपनी जड़ें भी खोजेंगे। एक पंथ दो काज। 1 महीने बाद सेंडर और सोफिया दोनों नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टरडैम पहुंचे। दोनों वहां के एक होटल में ठहरे थे। थोड़ी देर आराम करने के बाद सेंडर ने टेलीफोन डायरेक्टरी खगालनी शुरू की। सिट्रोइन सरनेम के जितने नाम के लोग थे सबके नाम, फोन नंबर और पता नोट किया। इसके बाद डी वालेन और जॉर्डन रिहायशी इलाके के नंबर अलग कर लिए। सेंडर की आंटी ने उसे बताया था कि उसके माता पिता दोनों इसी क्षेत्र के निवासी थे। सेंडर ने सोचा फोन न कर सीधे उनसे बात करना ठीक रहेगा। अगले दिन सेंडर और सोफिया दोनों डी वालेन गए। वहां सिट्रोइन सरनेम के सिर्फ 3 परिवार रहते थे। तीनों से उन्हें अपने पेरेंट्स का कोई क्लू नहीं मिला। फिर भोजनोपरांत वे जॉर्डन और तुम्हारी मॉम मोहल्ला गए। वहां सिट्रोइन सरनेम के 5 परिवार थे। 4 जगहों से उन्हें निराशा ही मिली। 5वां परिवार कहीं बाहर गया था। सेंडर ने उन्हें फोन कर बताया कि मैं ब्रिटेन से आया हूं और आपसे मिलना चाहता हूं। फोन पर जवाब मिला कि वे शहर से बाहर हैं और अगले दिन शाम तक लौटेंगे। वे दोनों अपने होटल लौट गए। उनके पास इंतजार करने के सिवा कोई दूसरा उपाय नहीं था। अगले दिन शाम को सेंडर ने उन्हें फोन किया तो वे बोले, तुम अभी या कल सुबह जब चाहो मिल सकते हो। सेंडर ने सुबह मिलने का फैसला किया। उसने सोचा सिट्रोइन से मिले क्लू के बाद उसे कुछ और लोगों से भी संपर्क करना पड़ सकता है। यही सोचकर उसने सुबह का प्रोग्राम बनाया।
अगली सुबह वे दोनों सिट्रोइन के घर पहुंचे। सेंडा ने अपना परिचय दिया। फिर सोफिया की तरफ देखकर सिट्रोइन ने पूछा, और ये तुम्हारी सिस्टर हैं? नो, माई वाइफ सोफिया। ओह सॉरी। इसके बाद बिना देर किए अपने माता पिता का नाम बताया। फिर अपने और माता पिता के बारे में जितना जानता था बताया। सिट्रोइन ने कहा, मैं सीधे तौर पर तुम्हारे पेरेंट्स को नहीं जानता, पर यह घर किसी सिट्रोइन फैमिली का ही था जिसे मेरे डैड ने खरीदा था। एक मिनट रुको, मैं कुछ दस्तावेज देखकर उनका पूरा नाम बताता हूँ। उद्धरण चिन्ह। कुछ देर बाद सिट्रोइन ने कहा, इस घर को किसी विलेन सिट्रोइन नाम के आदमी से मेरे डैड ने खरीदा था। हाँ, यही तो मेरे छोटे अंकल का नाम था, मेरी मौसी ने बताया था। तुमने अपने डैड का क्या नाम बताया था? ब्रेम सिट्रोइन। और माँ का क्या नाम था? फेना डी वैन सिट्रोइन। सोफिया ने कहा, मॉम फेना डी वैन थी। शादी के बाद फेना सिट्रोइन बनी होंगी। मेरी मौसी का भी सरनेम डी वैन था शादी के पहले। डी वैन का मतलब फ्रॉम माउंटेन होता है और यहाँ एक ही डी वैन नाम सुना है मैंने। उद्धरण चिन्ह। सिट्रोइन ने कहा, सेंडा के माता पिता का नाम सुनकर वो व्यक्ति कभी सेंडा तो कभी सोफिया को गौर से देखने लगा। कुछ देर सिर खुजलाता रहा, फिर बोला, मेरी मॉम और तुम्हारी मॉम दोनों एक दूसरे को जानती थी, पर पता नहीं क्यों मॉम ने बाद में फेना से दूरी बना ली। जहाँ तक मुझे याद है मॉम से सुना था कि फेना को 2 बच्चे थे। उद्धरण चिन्ह। सेंडा आश्चर्य से पूछ बैठा, 2 बच्चे? और क्या जानते हैं मेरे पेरेंट्स के बारे में? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, तुम्हें कैसे बताऊँ या बताऊँ भी कि नहीं? आप निस्संदेह जो भी जानते हो फ्रैंकली बता सकते हैं, अच्छा बुरा जो भी। कुछ देर सिट्रोइन को खामोश देखकर सोफिया से नहीं रहा गया। सिट्रोइन, क्या हुआ? आपने हमारी जिज्ञासा बढ़ा दी है। अब तो बिना जाने हम यहाँ से जाएंगे भी नहीं। सिट्रोइन ने कहना शुरू किया, आई एम सॉरी। मैं जो कहने जा रहा हूँ वो सुनी बात है, इसकी सच्चाई का दावा मैं नहीं करता। हो सकता है गलत बात हो तो मुझे माफ करना, पर हो सकता है इस बात से तुम्हारे मकसद में मदद मिले। हो हाँ, आप अवश्य कहें। मैंने सुना है कि आपकी मॉम की शादी आपके डैड सिट्रोइन से हुई थी, पर उनके चाल चलन से आपके डैड बहुत नाराज थे और उन्होंने फेना को छोड़ दिया था। अगर आप कुछ और स्पष्ट करें तो बेहतर होगा। आपकी मॉम लेस्बियन थीं, हालांकि बाद में उन्हें मां बनने की इच्छा हुई। उन्हें 2 बच्चे हुए थे और दोनों सरोगेसी से, IVF तकनीक से। एक बेटा उनके साथ रहा था कुछ दिन, बाद में उन्हें एक बेटी हुई। सुना है उसे किसी ने गोद ले लिया था। क्या आप किसी खास फर्टिलिटी क्लिनिक के बारे में जानते हैं जहां से मॉम प्रेग्नेंट हुई थी? यह मैं कैसे बता सकता हूँ? वैसे भी यह कानूनन मना है। हाँ, दोनों पार्टी यानी डोनर और रिसीवर सहमत हों तो यह संभव है। ठीक है, आपने जितना कुछ बताया वह बहुत है हमारे लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। सेंडा और सोफिया दोनों वहां से निकल पड़े। उन्होंने शहर के फर्टिलिटी क्लिनिक के नंबर गूगल कर निकाले। सेंडा ने शहर के कुछ पुराने फर्टिलिटी क्लिनिक के नंबर और पता नोट किया। एक सबसे मशहूर क्लिनिक के एम्स्टर्डम और उसके आसपास 3 ब्रांचें थे। अगले दिन वे उस क्लिनिक में गए। सेंडा ने अपना पासपोर्ट दिखाकर अपनी मां के नाम का सबूत दिखाकर फेना की डिलीवरी के बारे में रिसेप्शन पर पूछा। रिसेप्शनिस्ट ने कहा, एक तो आपके अनुसार यह केस 3 दशक से भी ज्यादा पुराना है। वैसे भी इसकी जानकारी इंचार्ज के पास होगी। भला हो कंप्यूटर का कि सारे रिकॉर्ड्स को हम कता है लोगों ने कंप्यूटर के डेटाबेस में ले लिया है। वे दोनों इंचार्ज से मिलने गए और पूरी बात बताई तो उसने अपने कंप्यूटर में चेक कर कहा, हाँ, आज से करीब 35 साल पहले यहाँ फेना की सरोगेसी हुई थी और उन्हें एक बेटा हुआ था। आप स्पर्म डोनर का नाम बता सकते हैं? सॉरी, मैं उनकी बिना सहमति के नहीं बता सकता हूँ। आप प्लीज बता दें। मैं पिछले कई वर्षों से अपने पेरेंट्स के बारे में जानना चाहता हूँ। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। आप उनसे फोन पर मेरी बात करा दे तो मैं उनका कंसेंट ले लूंगा। बहुत मिन्नत करने के बाद क्लिनिक नंट इंचार्ज तैयार हुआ और बोला, 1 मिनट मुझे चेक करने दीजिए। उस समय उनका पुराना लैंडलाइन का नंबर था। अगर उन्होंने अपडेट किया है तब तो आसानी होगी, वरना क्या पता नंबर बदल गया हो। कुछ देर बाद क्लिनिक इंचार्ज ने बताया, हाँ, नंबर भी अपडेट कराया है उन्होंने। दरअसल वे फ्रीक्वेंट डोनर हैं। क्लिनिक वाले ने उस डोनर से सेंडर की बात कराई। सेंडर ने अपना और मां के बारे में पूरी बात बताई। डोनर ने क्लिनिक वाले को फोन पर अपनी सहमति दे दी, पर क्लिनिक ने उसे ईमेल या व्हाट्सएप पर कंफर्म करने को कहा। थोड़ी ही देर में डोनर का मैसेज आया। क्लिनिक वाले ने थोड़ी देर में सेंडर से कहा, फेना उस दिन रिक वर्हिस के स्पर्म से प्रेग्नेंट हुई थी और उन्होंने एक बेटे को इसी क्लिनिक में जन्म दिया था। रिकी उस दिन पैदा हुए बच्चे का बायोलॉजिकल फादर है।
अगले दिन सेंडर रिक से मिलने गया। उसने कहा, मुझे उम्मीद है कि आप ही मेरे बायोलॉजिकल फादर हैं। इस उम्मीद को मैं फैसला किया यकीन में बदलना चाहता हूँ। इसके लिए हम दोनों को डीएनए टेस्ट कराना होगा। प्लीज आप मेरा साथ दें। तुम बचकानी हरकत कर रहे हो, बल्कि पागल जैसी बात कर रहे हो। मैं क्यों अपना डीएनए दूं और तुम्हें इससे क्या मिलेगा? मैं कुछ लेने के लिए ऐसा नहीं कह रहा हूँ। हुई थी। वैसे भी मुझे पता है कानूनन हम दोनों का एक दूसरे पर कोई हक नहीं है। बस मेरी तसल्ली के लिए आपसे और कुछ नहीं चाहिए मुझे, मैं लिखित दे सकता हूँ। मैं तुम्हारे कहने पर इतना भर कर सकता हूँ। तुम अपना डीएनए टेस्ट कराओ और वहीं पर मैं भी सैंपल दूंगा। लैब वाले मेरी सहमति से तुम्हें बता देंगे डीएनए का रिजल्ट, पर मैं अपनी रिपोर्ट तुम्हें नहीं दूंगा। इतना ही काफी है मेरे लिए। 4 दिनों के बाद दोनों के डीएनए रिपोर्ट मिलनी थी। इन 4 दिनों के अंदर सेंडर और सोफिया दोनों कुछ और क्लिनिक में पता लगाने गए कि फेना की दूसरी संतान किस क्लिनिक में हुई थी। एक क्लिनिक शहर से दूर था। वहां उन्होंने रिक की रिपोर्ट मिलने के बाद जाने का इस उम्मीद को मैं फैसला किया। 4 दिनों के बाद दोनों की डीएनए रिपोर्ट मिले। रिक ही सेंडर का बायोलॉजिकल फादर था। दूसरे दिन वे जब एक क्लिनिक गए तो पता चला कि फेना ने किस क्लिनिक में सरोगेसी डिलीवरी कराई थी। यहाँ क्लिनिक से पता चला कि फेना की दूसरी सरोगेसी डिलीवरी यहीं हुई थी। उसे एक बेटी हुई थी। यहाँ भी क्लिनिक वाले ने बहुत अनुरोध करने पर डोनर से बात कराई। ये डोनर भी रिक ही था। सेंडर और सोफिया दोनों कुछ पल एक दूसरे को देखने लगे। दोनों ने एक बार फिर रिक से अनुरोध किया कि वह सोफिया की डीएनए रिपोर्ट से अपनी रिपोर्ट मैच कराए। सोफिया ने अपना डीएनए टेस्ट कराया। उसका और रिक का डीएनए मैच कर रहा था। रिक ही सोफिया का भी बायोलॉजिकल फादर निकला। सेंडर और सोफिया दोनों के चेहरे पर हवाएं उड़ने लगीं। दोनों ने अपना डीएनए मैच कराया तो देखा कि उनका डीएनए भी 55% मैच कर रहा था। उन्होंने डीएनए एक्सपर्ट से भी बात की तो उसने कहा तुम दोनों की मॉम एक ही है। फेना और स्पर्म डोनर भी एक ही है रिक, तो इसमें शक की कोई गुंजाइश ही नहीं है। तुम दोनों के सिबलिंग होने में कोई शक नहीं है। तुम दोनों सगे भाई बहन हो। सेंडर और सोफिया दोनों पर जैसे बिजली गिर पड़ी। सोफिया बोली, कुदरत हमें माफ करें, ये हमने क्या किया? अनजाने में ही हमसे गुनाह हो गया। ये गुनाह कुदरत की मर्जी से हुआ है। हमने खुद जानबूझकर कोई गुनाह नहीं किया है। हम लोग तो 4-5 दिन पहले तक इस बारे में कुछ नहीं जानते थे। हमें कोई पछतावा नहीं करना चाहिए। सेंडर और सोफिया दोनों ऑक्सफोर्ड में हुई मुलाकात से पहले एक दूसरे से बिल्कुल अनजान थे और वर्षों से पति पत्नी रहे हैं और उनके 2 बच्चे भी हुए। वे दोनों नीदरलैंड से वापस एडिनबरा आए। वहां उन्होंने वकील से राय ली कि ऐसे में क्या करना चाहिए। उसने कहा, आपने जानबूझकर ऐसा नहीं किया है, पर अब पति पत्नी के रूप में रहना कानूनन अपराध है। बेहतर है आप लोग खामोश रहें, पर आप खुद समझदार हैं कि अब आप भाई बहन हैं और रहेंगे, पति पत्नी नहीं। बच्चों से भी इसकी चर्चा न करें। सोफिया और सेंडर दोनों काफी उदास और चिंतित थे। उन्हें देखकर वकील ने कहा, आप पहले ऐसे दंपति नहीं हैं। पहले भी ऐसे मामले मुझे देखने और सुनने को मिले हैं। रिक जैसे कुछ प्रोफेशनल डोनर्स हैं जिन्हें खुद पता नहीं कि दुनिया में उनकी कितनी औलादें हैं। कुछ दिन पहले मुझे पढ़ने को मिला था कि किसी डोनर ने 150 से भी ज्यादा बार स्पर्म डोनेट किया है। ऐसे में इस तरह की समस्या का होना कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है। बच्चों को क्या बताया जाए? सेंडर ने पूछा। वकील ने कहा, सच्चाई छोड़कर उन्हें कुछ भी बातें, मसलन कोई मनगढ़ंत कहानी बताकर इस मुद्दे को हमेशा के लिए खत्म कर दें। पूरे परिवार की भलाई इसी में है। सोफिया और सेंडर दोनों ने सिर हिलाकर अपनी सहमति जताई। अब उन्हें भी बात समझ में आने लगी थी कि क्यों लोग अक्सर हम दोनों को साथ देखकर कुछ पल घूरा करते थे। हमारे चेहरों का मिलना मात्र संयोग नहीं था। हमारे चेहरे बायोलॉजिकल फादर रिक से मिलते थे।